हम मोहम्मदी में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मदी से 2 बार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे लोकेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। एक कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से जिलाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से विधायक और विधायक से फिर सभापति तक का आपने सफ़र तय किया। कितना मुश्किल ये दौर रहा इस दौरान जब वो संगठन में काम कर रहे थे, संगठन के कार्य से लेकर के आज तक हम इन पर चर्चा करेंगे। विराग जी, एक क्या कुछ माहौल रहा जब आप संगठन में बतौर एक कार्यकर्ता थे, तब से अब तक का सफर? पहले संगठन पे ही चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली 1989 जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB पास आउट हुआ तो यहाँ पर आया तो मेरे मन में था कि मैं अच्छा वकील बनूंगा। नौकरी में मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था बट जाना नहीं हो पाया। परिवार में कहा गया कि तुमको यहीं रहना है, इसलिए नहीं गया। तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, अब अच्छा वकील बन के ही यहीं रहेंगे, अच्छी वकालत करेंगे। मगर हुआ ये कि चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि जनसंघ की थी तो जनसंघ की पृष्ठभूमि होने के नाते जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होंने मुझे घेरना शुरू कर दिया और मुझे सबसे पहले बूथ अध्यक्ष बना दिया, फिर संच प्रमुख बना दिया, फिर ये मंडल महामंत्री बना दिया। यहाँ तक तो मैं अनमने भाव से काम किया। मैं चाहता नहीं था, बेसिकली राजनीति में आना ही नहीं चाहता था। फिर मंडल अध्यक्ष बनने का नंबर आया तो शरद चंद्र द्विवेदी दादा थे, यही मोहम्मदी के सीनियर बीजेपी के थे। उन्होंने कहा मंडल अध्यक्ष तुम्हें बनना है लोकेंद्र। मैंने कहा मुझे ये सब नहीं करना है। और उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे वो आए लखीमपुर, तो उनसे इन्होंने कहा, शरद जी ने, देखो ये लोकेंद्र हैं, विचार परिवार के लड़के हैं और इनसे कह रहे हैं मंडल अध्यक्ष बनना है, ये मंडल अध्यक्ष नहीं बनने के लिए मना कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने बुलाया, मैंने मुझसे पूछा क्या बात है, क्यों मंडल अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं नहीं करना चाहता। बोले क्यों नहीं करना चाहते, कारण तो बताओ। तो इसमें युवा थे, युवा सोचती। मैंने कहा आई हेट पॉलिटिक्स, मैं नहीं करना चाहता, राजनीति से मुझे करना नहीं है। तो बोले नहीं। उन्होंने कहा सुनो मेरी बात, राजनीति इसलिए गंदी होती जा रही कि तुम्हारे जैसे अच्छे लोग आना नहीं चाहते। तो फिर उन्होंने कहा मेरा आदेश है कि तुम मंडल अध्यक्ष बनो। फिर मैं मंडल अध्यक्ष बन गया था। अब मंडल अध्यक्ष के बाद भी बहुत सारी घटनाएं हैं, उन पर जाऊंगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा। एक घटना का जरूर जिक्र करूं, जैसे कार्यकर्ता का विकास कैसे करना चाहिए, ये शुरुआती दौर में मैंने सीखा। आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, भाजपा सरकार थी, राजेंद्र गुप्ता जी वित्त मंत्री थे। मोहम्मदी एक मीटिंग में आए, ब्लॉक के सभागार में, वो मंचस्थ थे, DM SP सब बैठे थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, आदरणीय कल्याण सिंह बाबू जी की सरकार थी। मैं मंडल अध्यक्ष के निमित्त मैं भी ब्लॉक के अंतिम कुर्सी पर सबसे पीछे चुपचाप बैठा था, अनमने भाव से। अभी भी भाव अनमना ही था? हाँ, अभी भी मन नहीं था काम करने का। तो उन्होंने माइक जैसे उनको मिला, उन्होंने कहा यहाँ का मंडल अध्यक्ष कौन है? तो मैं सुन नहीं पाया, अपने वेधानी में बैठा था। तो फिर रिपीट किया, तो मैंने कहा मैं हूँ। बोले वहाँ क्यों बैठे हो? तो मैंने कहा तब क्या करूँ, यहाँ आओ। तो भाई मैं मंच के पास नीचे खड़ा हो गया। बोले ऊपर आओ। तो मैं ऊपर आ गया। DM साहब अब अपनी कुर्सी दूसरी डलवाओ, यहाँ हमारा मंडल अध्यक्ष बैठेगा। हाँ, दैट वाज द टाइम। मुझे लगा यार ये मंडल अध्यक्ष की वैल्यू है क्या पार्टी में। मुझे इम्प्रेस किया उनके इस प्रभाव ने। तो ये कार्यकर्ता विकास, जैसे कार्यकर्ता को कैसे खड़ा करना चाहिए, कार्यकर्ता कैसे उसका दिल जीतना चाहिए, ये आज के नेताओं को सीखना चाहिए इससे। वहीं से मेरा राजनीति के प्रति रुझान शुरू हुआ। मैंने कहा नहीं ये तो ठीक है, मंडल अध्यक्ष तो बहुत बड़ा पद है यार, DM को हटा दिया कि मेरी वजह से DM किनारे बैठा, मैं बैठ गया मंत्री जी के बगल में। फिर मंडल अध्यक्ष बना। उसके बाद आपको तो सब पता ही है, आप कोई बाहर के तो है नहीं। फिर जिला कार्य समिति सदस्य बना, फिर जिला उपाध्यक्ष बना, फिर मैं जिला महामंत्री 2 बार बना। उसके बाद जिलाध्यक्ष बन गया, 2 बार जिलाध्यक्ष रहा। फिर अवध में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हो गया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हो गया, राष्ट्रीय परिषद सदस्य हो गया। और उसके बाद 2012 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। वो हमारा पार्टी का भी ख़राब समय था।
मगर उस समय भी मुझे 33,000 वोट मिला था, जो कि सर्वाधिक वोट था जिले का। बल्कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकांश प्रत्याशियों को ऐसे 10,000 के अंदर सब रहे थे, बट उस समय भी मुझे 33,000 वोट मिला था। उसके बाद 2017 में फिर पार्टी ने टिकट दिया, भरोसा जताया। 2012 में मुझे 33,000 वोट मिला था और 2017 में मैं 33,000 वोट से जीता। तो वो एक अच्छा समय था, मोदी जी का आगमन, स्वर्णकाल शुरू हुआ था। स्वर्णकाल शुरू हुआ था पार्टी का। बट ये संगठन की बात अगर करें तो वो जो दौर हम लोगों ने देखा था, उस दौर में हम लोग, जैसे कस्ता विधानसभा का नया गठन हुआ था, तो कस्ता विधानसभा में मैं जिलाध्यक्ष था उस समय। मैंने एक टीम बना के भेजी पदाधिकारियों को, मैंने कहा जाओ वहाँ पे मंडल अध्यक्ष और गठन सब करके आओ। तो वो दौर था, किसी से कहते थे मंडल अध्यक्ष बन जाओ, तो कहते थे कहाँ बवाल में फांस रहे हो मुझे कोई बस्ता लेने वाला नहीं होता। वाला नहीं था। तो जब लोग नहीं बना पाए तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं चलूँगा, तो मैं भी टीम के साथ गया। तो फिर मैंने कई कार्यकर्ता खड़े किए वहाँ पर, मंडल अध्यक्ष बनाए और बना करके वो कस्ता विधानसभा गठन किया। वो दौर था जब किसी कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर कहते थे भैया मंडल अध्यक्ष बनना है तुमको, तो वो कंधे पर से हाथ झटक देता था और कहता था कहाँ बवाल में फांस दोगे भाई साहब मुझको। आज का यह दौर है, आज मंडल अध्यक्ष बनने के लिए भी तमाम प्रकार की सिफारिशें, उनसे कहना, झगड़ा विवाद, ये माने एक दौर का परिवर्तन है, एक परिवर्तन का दौर है ये। और फिर 2017 में मुझे विधायक बन गया, जनता ने स्वीकार कर लिया। मैं यहीं पर आपको रोकूंगा। जब आप पहली बार मंडल अध्यक्ष बने, बूथ अध्यक्ष बने, जो बूथ अध्यक्ष से विधायक का सफ़र, आपने कभी सोचा था कि बूथ अध्यक्ष आगे चलकर कभी भविष्य में विधायक बनेगा? नहीं, बनना ही नहीं था। वो कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस नहीं थी यहाँ पे। ये विधानसभा आरक्षित थी, सुरक्षित विधानसभा थी, 80 सीट थी। यहाँ पे कृष्णा राज जी और इसके पहले छोटे लाल जी, उसके बाद जगन्नाथ प्रसाद जी, ये सब भाजपा से विधायक होते थे। और चुनाव एक व्यक्ति से होता था, वो बंशीधर राज जी थे। वो कभी सपा से, कभी कांग्रेस से। तो एक तरफ बंशीधर राज जी होते थे, एक तरफ भाजपा से बदलते हुए चेहरे होते थे। तो चूंकि आरक्षित सीट थी, इसलिए मुझे विधायक बनने का मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बट ये भोलेनाथ की कृपा है, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, उनकी कृपा है कि ये सीट अनारक्षित हो गई। एक कमेंट लूँगा, आपने एक बड़ा नाम लिया बंशीधर राज जी का। जी, कैसे देखते थे उनकी राजनीति को, कैसी उनकी विचारधारा थी लोगों के प्रति? अच्छे व्यक्ति थे, मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। वो अच्छे व्यक्ति थे और उनका भी यहाँ इस बहुमती विधानसभा में उनका उनकी एक टीम थी, टीम के आधार पे काम करते थे। उनके अंदर सामाजिकता थी, व्यवहार था। वो जब चुनाव लड़ते थे तो मेरे पिताजी उस समय थे जिंदा, तो सबसे पहले पिताजी से पास आते थे और कहते थे बड़े भैया साहब मैं चुनाव लड़ूंगा। तो पिताजी कहते थे राज साहब हम तो जनसंघी हैं। कहने हमें पता है आप जनसंघी हो, आप हमें वोट नहीं दोगे, हमें सपोर्ट नहीं दोगे, लेकिन मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो वो कहते थे राज साहब मेरा आशीर्वाद तो भी जनसंघ के ही प्रत्याशी के लिए रहेगा, भाजपा के प्रत्याशी के लिए ही रहेगा। बट वो आप देखिए, वो राजनीति का एक ऐसा समय था जिसमें लोग विरोधियों का भी बड़ा सम्मान करते हैं। आज कोई विपक्षी हमारे पास जैसे आता है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, अन्य दलों के आते हैं, तो मैं उनके साथ सम्मानपूर्वक बात करता हूँ। तो हमारा कार्यकर्ता बैठे हुए कहता है कि दादा ये तो कभी हमने को वोट नहीं देंगे तो सपाई है। तो मैं कहता यार छोड़ो, सपाई है, हर चीज़ वोटें थोड़ा होती है। ऐसे विवेकाधीन कोष को विधायक तो आप मोहम्मदी के हैं ना? जी, विधायक तो हम सब के लिए हैं। विधायक होने के नाते किसी का ऐसा काम है तो वो करना चाहिए। तो राज साहब अच्छे व्यक्ति थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और जीवन के जो उनका अंतिम सफ़र था, उस दौरान उनसे हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हुए। वो हमको जब मैं 2017 में चुनाव लड़ा था तो उनके जो लोग थे यहाँ के, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया था। और बेसिकली दूसरा पक्ष अगर देखें तो कृष्णा राज जी जो यहाँ से विधायक होती थी, वो राजनीतिक गुरु थी एक हिसाब से। मेरी राजनीति को मैं बढ़ाने का काम हमको कृष्णा राज जी ने ही किया था। अब दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, इसमें भी कोई शक नहीं था। 2017 में जब आपको विधानसभा मिली, तब से अब तक कितने काम आपने किए विधानसभा के लिए?
एक संक्षिप्त विवरण चाहिए। 2017 में जब मैं विधायक बना तो ये विधानसभा मुझे कहने में संकोच नहीं है, बड़ा अस्त व्यस्त विधानसभा थी, माने बीमारू विधानसभा, अविकसित विधानसभा, कुछ था ही नहीं। सड़कें इतनी ख़राब थी, आप देखे होंगे, आप भी जैसे गोला से आते हो कितनी ख़राब सड़क थी। शाहजहांपुर जाते थे हम लोग मोटरसाइकिल से तो इतना ख़राब रास्ता थी, न हेल्थ में कुछ था, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी ने काम नहीं किया, सोचा नहीं कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं जब 2017 में बना तो मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, और मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि सिर्फ एक विषय छोड़ करके बाकी मैंने अपने घोषणा पत्र के सारे विषय पूर्ण कर दिए। वो विषय कौन था जो पूरा नहीं हुआ? वो जो विषय नहीं पूरा हुआ वो मोहम्मदी को जिला बनाओ, और मोहम्मदी को जिला बनाने को लेकर के मैं हर बार सदन में उठाया हूँ, हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है, यहाँ के वकीलों को ले जाकर के डेलीगेशन ले जाकर के मिलवाया भी हूँ। तो महाराज जी का कहना आया था कि जो जिला बन गए हैं वो जिले ही अभी तक अविकसित हैं, अभी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाए, तो जब तक वो अच्छे नहीं हो जाते तब तक हम नया जिला भी नहीं बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो मोहम्मदी को प्राथमिकता पर रखेंगे, ये भी उन्होंने कहा था। आपने अपने कार्यकाल में कौन से वो प्रमुख कार्य किए जिनको आप 2027 के चुनाव में जनता के सामने लेके जाएंगे? ऐसे बहुत से काम हैं, जैसे एक तरफ से एक विभाग अगर लेते हैं तो सबसे पहले सड़क की बात करते हैं। मेरे गांव की सड़क इतनी ख़राब थी, मेरे गांव पे आने में, हम इधर गांव से इधर बूढ़ा पिपली तक हम जाते थे मोहम्मदी से लेकर के, इतनी ख़राब सड़क थी कि मोटरसाइकिल से भी आने में दिक्कत होती थी। कई बार बरसात में स्लिप होते थे, गिरते थे, मगर फिर चलते थे मोटरसाइकिल से। आज मैं सबसे पहले मैं अपने गांव की सड़क को टारगेट किया, और गांव की सड़क आप आए ही हैं, मोहम्मदी से लेकर के बूढ़ा पिपरी तक पूरी सड़क बढ़िया बन गई। फिर यहाँ के क्षेत्रों, यहाँ के लोगों को, और सड़क की ही अगर बात कर लें पहले, तो आप देखेंगे कि गोला से शाहजहांपुर की सड़क बहुत ख़राब सड़क थी, वह पूरी सड़क बढ़िया बनी, और सड़क के साथ साथ जितने भी पुल थे सब एक साथ सारे के सारे नए बन गए। आपका NH 730A जिस पर कि काम रुका हुआ था वह भी मैंने पूरा कराया। आपका रेहरिया से लेकर के सुंदरपुर तक सड़क बहुत ख़राब थी, वह भी चौड़ीकरण करा दी। आपके शंकरपुर राजा से और फरेंदा पटना होते हुए आपका बउआ तक NH 730A में आके मिलती है, बड़ी सड़क है। उस सड़क पे लोगों को निकलना मुश्किल था। उस सड़क को लेकर के लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी ट्रोल करते थे, बार बार लिखते थे, गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, सच में गड्ढे थे। मंडी समिति की सड़क थी, मंडी समिति की सड़क PWD में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मैंने कई बार प्रयास किया मगर नहीं ट्रांसफ़र हो पाई। उसी बीच मैं सभापति बन गया प्राक्कलन समिति का, तो दोनों विभागों को बुला करके, मंडी और PWD को बुला करके मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई एक हमारी सड़क मंडी की PWD में ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो हो गई। आज बहुत बेहतरीन सड़क बनी है चौड़ीकरण होकर के। तो ऐसे चौड़ीकरण, सड़कों के चौड़ीकरण का जाल बिछाया है। आपका अजबापुर से लेकर के मुल्लापुर होते हुए और बरबर रोड तक वह भी PMGSY की सड़क पास हो गई थी। बीच में कुछ कारणों से वो सड़क का काम रुक गया, 1.5-2 साल काम रुका रहा बल्कि, और उसमें अब फिर से वह रीएस्टीमेट होकर के पास होकर आ गई है। उस पर भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, वो भी बहुत बढ़िया सड़क बनेगी। छोटी छोटी सड़कों का माने कि जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि 34-35 वर्ष तो मेरी भी राजनीतिक आयु हो गई। 34 वर्ष हो गए जब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम किया हूँ। बहुत सारे जनप्रतिनिधि देखे, आए गए, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ भी रहा, लेकिन ये बीते 10 वर्षों में लगभग 1200 किलोमीटर सड़क बनाई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1200 किलोमीटर। स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम किया? अब हम लोग स्वास्थ्य पे आते हैं। स्वास्थ्य, जब मैं जीता चुनाव तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे न तो एक्सरे मशीन थी, कुछ भी नहीं था। कोई सामान्य से जैसे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बैठे, डॉक्टर भी इक्का दुक्का रहते थे। तो यहाँ की जो यूथ लॉबी थी नगर की, उसने हमको सोशल मीडिया पे, यहाँ पे एक ये सोशल मीडिया का ज़माना बड़ा अजब गजब हो गया। आदमी अपनी प्रॉब्लम सीधे नहीं बताएगा, सोशल मीडिया पे डाल देगा।
अब विधायक जी देख ले तो ठीक, न देख ले तो ठीक। लोगों ने डालना शुरू कर दिया कि वो यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था बड़ी ख़राब है, बड़ी ख़राब है। तो मैंने देखा, मैं गया, मैंने चेक किया, मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि इतने साल हो गए और बताइए अभी तक यहाँ पे हला एक्सरे मशीन तक नहीं है। तो तत्काल मैं बात किया डीएम से और मैंने अपना लेटर भेजा, अपने विधायक निधि से कलर्ड एक्सरे मशीन यहाँ पे लगवा दी। फिर उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया, वो भी अपने विधायक निधि से लगवाया। और ऐसे 30 बेड उनको बाकायदा ऑक्सीजन से आच्छादित पाइपलाइन बिछवा दी उसकी। फिर ये हुआ कि उसी कैंपस में एक बड़ा सा ब्लॉक, नया ब्लॉक बनवा दिया जिसमें 47 प्रकार की पैथोलॉजी की जांचें निःशुल्क 1 रुपये में उपलब्ध हैं। फिर ये हुआ कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड यहाँ हो जाए तो और बेहतर हो जाए। तो मैंने देखा अल्ट्रासाउंड की मांग को, तो मैं अल्ट्रासाउंड पे लग गया, अल्ट्रासाउंड भी लगवा दी, एक्सपर्ट भी उसका नियुक्त हो गया। और इसके अलावा बसों के संचालन को लेकर, इसके अलावा जब यहाँ पर लोगों ने कहा कि यहाँ एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए, तो ट्रामा सेंटर के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मैंने कहा महाराज जी ट्रामा सेंटर हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ट्रामा सेंटर नहीं, तुमको हम उससे बड़ा दे देते। तो क्रिटिकल केयर यूनिट हमको यहाँ दे दी, CCU दे दिया। बेसिकली CCU इज़ द पार्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो किसी तरीके से मैं ले आया और बहुत बड़ी बिल्डिंग CCU की बन करके तैयार हो रही है। तो ये हेल्थ के, जैसे अभी पसगवां की बात हो रही थी, पसगवां में कुछ भी नहीं था, पसगवां में भी एक्सरे मशीन लगवाया, पसगवां में डेंटल का पूरा सेटअप लगवाया हूँ। वहाँ पे एक एक चीज़ पे मैंने ध्यान रखा, एक एक सड़क, एक एक चीज़, चूँकि यहीं का रहने वाला हूँ, यहाँ की हर चीज़ मेरे दिमाग में रहती है। तो लगातार प्रयासरत रहा। जब मैं चुनाव लड़ने गया 2017 में, तो नदी पार के लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत से नेता लोग चुनाव लड़ने आए, मगर किसी ने ये जो पुल है जमुनिया घाट का पुल नहीं किसी ने बनवा पाया, क्या आप बनवाएंगे? तो मैंने कहा पहले चुनाव जीताओ फिर देखते हैं भैया। चुनाव जीता, मेरे दिमाग में वो बात थी, मैं अड़ गया, लड़ गया और वो जमुनिया घाट का पुल बन करके तैयार हो गया। उधर के क्षेत्र के लोगों को, नदी पार के क्षेत्रों के लोगों को 50 से 55 किलोमीटर तहसील मुख्यालय पड़ता था। अब वो 15 से किलोमीटर में मोहम्मदी तहसील मुख्यालय पर आ जाते हैं। इससे वहाँ उधर के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब वो सड़क भी उनकी बन गई, इससे भी खुश हैं। तो सड़क, पुल, इन सब चीज़ों का एक पूरा बहुत बड़ा जाल, बहुत बड़ा नेटवर्क सरकार ने खड़ा किया और सरकार का लाभ उठा करके मैंने अपनी विधानसभा में भी कराया। अब इसके बाद हम बिजली पे आते हैं। आपकी जो बिजली बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं जब चुनाव जीता तो यहाँ पर लगभग मुझे लगता है 30% गाँव में बिजली नहीं थी। भूरा पिपरी एक गाँव पड़ता है, तो यहाँ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है। मास्टर साहब हैं, गुरुजी हैं, पंडित जी, उन्होंने कहा भैया दहेज में वो मिला था, बेटे की शादी में मिला था फ्रिज, और वो उसे चूहे काट डाले हैं। यहाँ लाइटें नहीं है तो उसका उपयोग क्या है? वही नहीं, एक पड़ोस हमारा ही गांव का मचरा, इतनी बड़ी न्याय पंचायत हमारी, इतनी बड़ी ग्राम सभा, माने चर्चित ग्राम सभा राजापुर बनी रही। राजनीतिक हस्तक्षेप भी हमेशा रहता रहा और सौभाग्य से ब्लॉक प्रमुख अभी तक हमारी ही ग्राम सभा से मैक्सिमम ब्लॉक प्रमुख यहीं से रहे। मगर वैनी जैसा गांव बिजली से आच्छादित नहीं था। ऐसे 30% गांव बिजली से आच्छादित नहीं थे। आज मुझे यह बताने में प्रसन्नता होती है कि मेरी विधानसभा का कोई भी गांव, मजरा, पुरवा तक ऐसा नहीं बचा जहां की विद्युतीकरण न करा दिया हो। अब ये एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, वो भी आपको बताना चाहूँगा। आज़ादी के बाद से 2017 तक हमारी विधानसभा में 3 पावर हाउस होते थे। एक आपका मोहम्मदी, एक जेबीगंज और एक बरबर, 3 पावर हाउस होते थे। मैं बिजली को टारगेट किया और मैंने अपनी विधानसभा को 10 नए पावर हाउस बना करके चला दिए। 10 नए पावर हाउस। दिस वाज अ वेरी मतलब गुड अचीवमेंट फॉर मी। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी विधानसभा होगी जिसने 10 पावर हाउस बनाए होंगे। मैं लगातार लगा रहता था। अभी फिर मैं 2 पावर हाउस मांग आया माननीय जी से, महाराज जी से। तो अभी 10 पावर हाउस बना करके चलाए और फिर उन 10 पावर हाउसों में भी एक एक ट्रांसफार्मर, एक TF जो बड़ा वाला होता है 5 MVA का, एक और प्लस रखवा दिया वहाँ पे, ताकि कहीं ओवरलोडिंग ना रहे।
तो तमाम जगह की केबल चेंज हुई, तमाम ट्रांसफार्मर गांव के जो 25 के थे 63 हो गए, 63 के थे वो 100 के हो गए। मैंने बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, जो कि एक अभी जैसे कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है तो लोगों को परेशानी होती है। अब आदत ख़राब हो गई हमारी कि हमको गांव में 16-17 बिजली में ही बैठे हो आप, ये लाइट ही तो चल रही है, 16-17 घंटा बिजली रहती है, बिजली चली जाए तो दिक्कत होगी। पहले बिजली महीनों नहीं आती थी तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, हमारी आदत बन गई ना बिजली में रहने की। तो हमने बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद हमसे लोगों ने कहा कि भाई साहब यहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है। तो मैंने कहा कि फायर ब्रिगेड स्टेशन तो वाकई नहीं है, और यहाँ पे हम लोगों के हमारा गांव पड़ोस में मजरा है एक, यहीं पे विकास नगर है, एससी समाज के लोगों का गांव है। मैं देखता था अक्सर उस गांव में आग लगती थी, पूरा गांव जल के राख हो जाते थे, छप्पर हुआ करते थे, मकान पक्के होते नहीं थे। तो मेरे दिमाग में खेतों में आग लग जाती थी, मेरे भी खेत में आग लग चुकी थी। तो और जब तक फायर ब्रिगेड आती थी गाड़ी तब तक एकड़ों गेहूँ साफ़ हो जाता था। मेरे दिमाग में था कि फायर ब्रिगेड स्टेशन बनना चाहिए। आपका बहुत बड़ा फायर ब्रिगेड स्टेशन, आप जब इधर गोला रोड पे जाएंगे, मोहम्मदी जैसे ही सिविल कोर्ट क्रॉस करेंगे लेफ़्ट हैंड पे बहुत बड़ा स्टेशन बन रहा है, तो वह भी एक बड़ी उपलब्धि है। मुझसे लोगों ने कहा कि रोडवेज़ बस स्टेशन बहुत ख़राब है, तो रोडवेज़ बस स्टेशन भी आपका नया बन गया। और उसके के बगल में एक भगवान शिव का मंदिर भी था। जब रोडवेज स्टेशन बना नया तो वो मंदिर का छोटा सा मठिया टाइप की थी, वो 5 फुट नीचे चला गया, तो वह भी मैं उसे निकलवा करके पूरा बढ़िया भव्य मंदिर भी बनवा दिया। आपके यहाँ पे हमारे यहाँ गेस्ट हाउस कोई अच्छे नहीं थे, तो 2 गेस्ट हाउस, एक मोहम्मदी में जो पहले उसका नहर सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस था, ध्वस्त हो गया था, वो पूरा नया बन गया। एक जेबीगंज में नहर के किनारे गेस्ट हाउस था जहाँ कुछ नहीं बचा था, वह भी बाउंड्री बन कर के वह भी पूरा नया बन गया। तो 2 गेस्ट हाउस भी नए बनवा दिए। बिजली का इस मामले में रोडवेज बस स्टेशन, आपका ये अपना क्रिटिकल केयर यूनिट और आपका फायर ब्रिगेड स्टेशन, सड़कों का बहुत बड़ा जाल, तो ये सब एक पूरी मोहम्मदी को विकसित करने का काम किया। मैं सच में कभी कभी जब अकेले बैठ के सोचता हूँ, तो जब इन सब बातों पर निगाह डालता हूँ, अपनी उपलब्धियों पर निगाह डालता हूँ, तो मैं खुद में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वाकई लोकेंद्र सहवाज तुमने बहुत काम करा दिया। अपनी पीठ खुद ही अपने आप संभाल लेता हूँ कि वाह बहुत बढ़िया। कैसे देखते हैं आज की राजनीति को, उस वक्त की राजनीति जब आप आए थे राजनीति में, और आज की राजनीति में कितना बदलाव है? लॉट ऑफ डिफरेंस। तब की राजनीति बड़ा मापदंडों के आधार पर राजनीति होती थी। तब ऐसा होता था कि सदन में आदरणीय अटल जी का इंदिरा जी बहुत सम्मान करती थी। अटल जी को उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने एक या इस प्रकार का, ये बड़े स्तर पे भी राजनीति में इतनी कटुता नहीं थी। आज राजनीति में कटुता बहुत हो गई। छोटी छोटी बात को नैरेटिव सेट करने लगते हैं, विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, छोटी छोटी बात का नैरेटिव सेट करने लगते हैं। मान सम्मान मर्यादा बहुत नीचे गिरती जा रही है। मर्यादा की बात करी तो एक बात करते हैं, अभी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनको बेटी को लेकर के कुछ सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के अपवाद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटी अखिलेश यादव जी की बेटी हम सब की बेटी है, और इस प्रकार की बात करने का किसी को हक नहीं। नॉन एथेंटिक बात किसी को भी सोशल मीडिया पर इस ढंग के लिखने का अधिकार नहीं, लिखना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने भी किया वो शर्मनाक है, और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका सोशल मीडिया पर भी उन्होंने जाकर के विरोध किया था कि किसी ने भी अगर इस प्रकार की बदतमीजी की तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ हम लोग तो अपनी गलती स्वीकार कर लिए, बट समाजवादी पार्टी के मित्र नहीं स्वीकार करते। वो तो गलतियां इतनी बड़ी बड़ी माने ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं, बेटियों को लेकर के ही अपनी इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन पर नहीं जाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर कंपैरिजन की बात नहीं है। यहाँ पर अखिलेश जी की बेटी को लेकर जिन्होंने भी बात कही वो गलत है, सर्वथा गलत है। क्या लगता है 2027 का विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएगा? क्योंकि आप विधायक हैं, सभापति, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या अपने समय पर होगा? अब ये चुनाव आयोग तय करेगा
कि किस समय करेंगे, लेकिन जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। फिर से एक बार योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, इसमें भी कहीं से कोई दो मत नहीं। आपके यहाँ एक गाँव हुआ करता था मियाँपुर, अभी पिछले दिनों यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था और उन्होंने उसका नाम रविंद्र नगर रखा। क्या कुछ कहेंगे उस गांव के बारे में, उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में? मियाँपुर 1965 में बंगाल से जो लोग आए थे, हिंदू बंगाली हैं, यहाँ आए के जब बसे थे जिस समय, उसमें पूरा जंगल था, बहुत ख़राब स्थिति थी। 5-5 एकड़ तत्कालीन सरकार ने पुनर्वास अधिनियम के तहत उनको ज़मीनें दी थी। मियाँपुर अगर आप देखें तो मेरा ड्रीम विलेज है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा, आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जल संचयन का इससे अच्छा उदाहरण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उनके गांव में कहीं भी आपको नाली नहीं मिलेगी। उनके घर का पानी उन्होंने सॉक पिट बना करके घर के अंदर ही अपना मर्ज कर लिया ज़मीन में। तो इससे बड़ा जल संचयन का उदाहरण कोई नहीं हो सकता। कहीं सड़क पे पानी नहीं, व्यवस्थित ढंग से रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यूनाइट रहते हैं और अपने गांव के डेवलपमेंट पर चर्चा करते हैं। गांव का विद्यालय मैं गोद लिया था, जो वहाँ का सम्मिलन विद्यालय है। आप जाएंगे तो उसे भी देखेंगे, बहुत अच्छा विद्यालय बनाया हूँ मैं। उसकी फ़ोटो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बेसिक शिक्षा परिषद ने लखनऊ में कई स्थानों पे उसकी फ़ोटो लगवाई थी, जिसे देख करके सच में मन खुश होता था कि वाकई काम अच्छा कर लिए हम लोग। अब उस पर हम लोग लगे थे बहुत लंबे समय से। जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैंने कई बार प्रयास किया कि वो इन लोगों को उस ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाए। पुनर्वास अधिनियम के तहत ज़मीनें आवंटित की गई थी। लगातार मैं लगा रहा, लगातार सदन में उठाता था। ऐसा कोई सदन नहीं गया जिसे मैंने उठाया ना हो। कभी भी हर तरीके से याचिका भी प्रस्तुत की, 301 में भी लगाया, हर प्रकार से मैं सदन में बोलने का नंबर है तब भी लगाया, मुख्यमंत्री जी को भी बताया। 2 विषय मियाँपुर के रहते थे, पुनर्वास अधिनियम की ज़मीनों का मालिकाना हक मिल जाए और मियाँपुर को रविंद्र नगर बना दिया जाए। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे दोनों प्रयासों को स्वीकार कर लिया। पुनर्वास अधिनियम के तहत जो उनको ज़मीन मिली थी, जिस पे उनको लोन नहीं मिलता था, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उस ज़मीन के आधार पर मिलता था, उनको मालिकाना हक मिल जाएगा। और इसके अलावा मियाँपुर कॉलोनी, जहाँ पर एक भी मियाँ परिवार नहीं रहता, मुस्लिम परिवार एक भी नहीं रहता, वो रविंद्रनाथ टैगोर के उपासक हैं, तो वो रविंद्र नगर के नाम से भी घोषित हो गया है। जल्दी ही राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज हो जाएगा। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ के लोग इस बात से बहुत प्रसन्न हैं। मियाँपुर के लोग पहली बार इतने ऐसे कहीं दूर सुदूर गांव में कोई मुख्यमंत्री आने का काम किया है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मतलब मुख्यमंत्री तो जिला मुख्यालय पर आते, बहुत ज़्यादा तहसील मुख्यालय पर आते, और कोई मुख्यमंत्री गांव में जाकर गांव के लोगों से मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ा विषय इस समय का चल रहा है, हालांकि महाराज जी ने मना किया है, लेकिन चूंकि आप हैं तो मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर। राम मंदिर में चंदा चोरी का एक मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्या कुछ है आपकी टिप्पणी? इसके बाद एक सवाल और आपसे। ये मैं इस पर थोड़ा सा खुल के बात करना चाहता हूँ। ऐसे उन लोगों से भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पर इस राम मंदिर की चोरी को लेकर के राम मंदिर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। राम मंदिर हमारी आस्था का प्रश्न है। 500 वर्षों के बाद योगी जी, मोदी जी के प्रयासों से भगवान रामलला, कितनी प्रताड़ना, जैसे हम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते जा रहे थे। टेंट में भगवान रखे हैं, लकड़ी के मंदिर में भगवान रखे हैं, टेंट में रखे थे, धूप बारिश तमाम जाड़ा सब कुछ उन्हीं के ऊपर गुजर जाता था और लगता ही नहीं था। हम लोग नारा लगाते लगाते जेठ की तपती दोपहरिया में आपके लखीमपुर में चौराहे पर खड़े होकर कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वर्षों वर्ष बीत गए थे, बन ही नहीं पा रहा था। मन में निराशा। विपक्ष ने इसमें एक और लाइन जोड़ी थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो वो हम लोगों ने रामलला मंदिर बना भी दिया, तारीख भी बता दी थी और उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। लेकिन मेरा तात्पर्य ये है कि 500 वर्षों के बाद
कोई सरकार ने बड़ा भव्य मंदिर बना करके वहाँ पे रामलला को स्थापित किया। वहाँ का जो रघुवंशी समाज है, आप देखिए वहाँ का जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं अयोध्या के, वो जूता नहीं पहनते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक भगवान राम की स्थापना नहीं हो जाएगी, घर वापसी नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग नंगे पैर रहेंगे। ऐसा मैंने कितने साल से चला आ रहा था, और उनके उस स्वप्न को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया। अयोध्या की पूरी स्थिति बदल गई। अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या का एकदम से चौड़ी चौड़ी सड़कें, बढ़िया खूबसूरत अयोध्या, विश्व के मानचित्र पे अयोध्या शहर बन गया आज है। एक घटना होती है जिसमें चोरी हो जाती है, ये घटना कहीं भी हो सकती है। एक दुर्घटना हम उसे मानते हैं, जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है, SIT जांच कर, और उन्होंने SIT गठित भी कर दी है, विधिवत जांच हो रही है। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपराध को कतई स्वीकार नहीं करते, अपराध पर उनको जीरो टॉलरेंस रहता है। तो यह निश्चित रूप से आप तय मान लो कि यह मामला खुलेगा, और जो दोषी होंगे वह 100% जेल जाएंगे। लेकिन एक चोरी के नाते राम मंदिर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखना चाहिए। चलते चलते बस आपसे एक आखिरी सवाल करते हैं। आपके जीवन का ठीक ठाक खंडकाल पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा है, ऐसा सुनने को मुझे आता है। अक्सर आपके मित्र हैं मयंक वाजपेयी जी, वो बताया करते हैं तब की पत्रकारिता को, आज की पत्रकारिता को किस दौर से गुजरते हुए आपने देखते हैं? हम लोगों के समय मैं कई अखबारों में काम किया। वाई साहब लखनऊ रमेश पांडे जी होते थे। रमेश पांडे जी शायद अब हमारे बीच नहीं हैं। और आपका जनसत्ता एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, राजीव दीक्षित भैया, वो तो अभी भी उनसे बातचीत होती है। मयंक वाजपेयी हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ हैं इस समय। वो विकास शुक्ला जी अमर उजाला के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। सब बड़े अच्छी मित्र मंडली थी। यहाँ लोकल में भी हमारे सब मीडिया की बड़ी अच्छी टीम थी। मुजीब अहमद सिद्दीकी थे, डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता थे, ऐसे बहुत सारे लोग, BP सिंह चाचा थे, हरिवंश सिंह थे, संतोष पांडे जी, अनिल पांडे जी थे। तो मयंक वाजपेयी जी के साथ तो मैं उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके चुनाव के दौरान हम लोग कवरेज भी किए हैं। हम लोग एक ही मोटरसाइकिल से जाते थे। मगर वह दौर और था। उस समय पत्रकारिता बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से होती थी। स्वतंत्र भी होती थी, स्वतंत्र भी होती थी। मैं ऐसा कहूँ कि गिरावट आई है, मैं इससे सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि गिरावट तो समाज के हर क्षेत्र में आई है। जैसे हर क्षेत्र में आई, वैसे इस क्षेत्र में भी, यह क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। बहुत सारे पत्रकार इस टाइप के बढ़ गए, जैसे एक व्यवसाय उन्होंने बना लिया, इस टाइप से लोग निकल पड़े। लेकिन अभी भी जब सुबह आँख खुलती है तो मन होता है कि अखबार मिल जाए। कितना भी हम फेसबुक देखें, कितना भी टीवी देखें, मगर सुबह चाय पर अखबार की ही तलब लगती है। अभी भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो वो पत्रकारिता का एक अपना अलग आनंद है, और पत्रकारिता में मज़ा भी बहुत आता है। मैं चूँकि लंबे समय तक किया भी हूँ। पत्रकारिता के दौरान हमारे कुछ झगड़े भी हुए थे, उसमें भी हमारी मीडिया ने पूरा सहयोग किया था। तो वो बहुत अच्छा दौर था पत्रकारिता का भी। बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। हम मुजीब अहमद सिद्दीकी एक साथ बैठ कर के समाचार लिखा करते थे। तब दूसरा हम लोगों का प्रेस क्लब भी था। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे प्रशासन कहीं नहीं सुन रहा है तो झगड़ा विवाद नहीं करते थे। हम लोगों का योजना थी, जैसे कि प्रशासन नहीं सुन रहा तो कोई कहीं गलती हुई, कुछ ऐसा मिला, तो एक सेम समाचार बना करके सारे अखबारों में छाप दिया एक साथ। तो पूरा हड़कंप मच गया, एकदम से हड़कंप मच जाता था। तो प्रशासन भैया बुला करके बात करता था, क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ। तो ये तरीका था काम करने का, बहुत अच्छा था उस समय। लुकेन जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मोहम्मदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप जी। हमारे तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया, और 2017 से 2027 के चुनाव तक इन्होंने कितना काम किया इस पर भी इन्होंने हमसे विस्तार चर्चा की। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।